कुलाणा में आयोजित हुई महापंचायत में आज बड़ा निर्णय लिया गया। इस महापंचायत में पंचायती उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया गया। इस महापंचायत में राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा भी पहुंचे और क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी इसमें भाग लिया। इस अवसर पर समाज ने एकजुटता से कहा कि जब तक समान हिस्सेदारी के हिसाब से उनको टिकट नहीं मिलती है, उनको राज में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक उनका समाज हाशिए पर रहेगा। और इस हिस्सेदारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार हो। इस फैसले पर पंचायत में आम सहमति से मोहर लगी और इसमें फैसला लिया गया राकेश तंवर के नाम का। जी हाँ, राकेश तंवर महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक ठाकुर मंगल सिंह के पोते हैं और राजनीतिक कैरियर रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ चुके हैं और रामविलास शर्मा की हार का अहम कारण भी बने हैं। अब इस लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा से उनका चुनाव ताल ठोकना कहाँ तक कितना मजबूत होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वो समाज को भी एकजुट करने में कामयाब होते हैं तो उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विशेष बात इसमें यह है कि इस महापंचायत में क्षेत्र की महिलाओं ने भी भाग लिया और अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज को एकजुट करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और आने वाले समय में वो समाज में रानी पद्मावत की तरह लड़ने का कार्य करेंगी। आइए देखते हैं महापंचायत की कुछ झलकियां। चेयरमैन पीछे आ जाओ। चेयरमैन भाईचारा, भाईचारा। राकेश तंवर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश तंवर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर सिंह राणा, हम शहर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई नरेश जोहर, हम तो अभी गिनती करने लगते हैं। जिंदाबाद। आज क्षत्रिय कैलकुलेटेड हो गया है। आज कैलकुलेटर बैठता है कि रोहतक में तो हम इतने हैं, लड़ेंगे तो इतनी वोट आएंगी, ये होगा वो होगा। अरे भाई, अब तो लड़ने के लिए गर्दन भी नहीं कटवानी पड़ती, बटन ही तो दबाना पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों के रास्ते पे चल के बटन दबाते हुए भी डरते हैं तो फिर अपने आप को क्षत्रिय कहना बंद करना चाहिए। बताइए कितने शर्म की बात है कि आज हमें अपनी गर्दन नहीं कटवानी, फिर भी हम इतना डरते हैं कि हार जाएंगे, जीत जाएंगे। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, यही निवेदन है कि हम आज राणा रतन सिंह जी, मां पद्मावती जी के रास्ते पर चले। या तो हम शहीद होंगे या तो हमारी गिनती होगी इतिहास में कि 50,000 राजपूत थे रोहतक में जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे 25,000 राजपूतों ने खिलजी के साथ युद्ध में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। 16,000 हमारी माताओं बहनों ने जोहर करके उपस्थिति दर्ज कराई। आज तो ना जोहर करना है हमारी किसी माँ बहन को और ना किसी को आपको साका करना है। आज तो क्या करना है, सिर्फ बटन दबाना है। बटन भी कहाँ दबाना है? हो सकता है आप भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, और हो सकता है चुनाव तक भाजपा कांग्रेस के साथ ही घूम दो, लेकिन बटन कहाँ दबाना है? बटन दबाना है ऐसी ही एक जगह होगी, ऐसे पर्दा होगा, पर्दे के पीछे जाओगे। आज हमें कई लोग बोलते हैं अगर बहन मायावती जी किसी कुत्ते के भी पट्टा बांध दे तो उसके समाज को सिर्फ हाथी दिखता है, और आपके घर में 50 साल से भी काम कर रहा होगा, उसको आप कितना समझा लो फिर भी वो जाके जो है हाथी भाई बटन दबा देगा। चाहे आप उसके घर में, आपके घर में वो 50 साल से काम कर रहा हो, जाएगा ना, उसको आप कहना ताऊ इस बार कमल पे बटन दबा देना, कहेगा ठीक है। और जब जाएगा वोटिंग मशीन के पास तो बाहर सीआरपीएफ वाला खड़ा होगा, हमारे फौजी साहब जैसे कोई अर्धसैनिक बल का, कहेगा हाँ भाई, वो कहेगा जी मैं ठाकुर हूँ गाँव का, बड़ी बड़ी मूछ होंगी, कहेगा ठाकुर हो चाहे जो मर्जी हो, वोट डालने तो सिर्फ यही जाएगा, बाहर खड़ा हो, करेगा नहीं। जब वोट डालने जाते हो तो जिसकी वोट है वही तो अंदर जाएगा। अगर वो अंदर जाएगा और वोटिंग मशीन के सामने जाके यूं खड़ा होगा, देखेगा, उसको ध्यान आएगा यार ठाकुर साहब ने कहा था कमल पे दबा देना, हाथ पे दबा देना, वो देखेगा
लेकिन फिर उसके अंदर उसका जो जमीर है वो जागेगा, स्वाभिमान जागेगा, और जैसे ही हाथी के पास आएगा उसको दबा देगा। सोचेगा ठाकुर साहब के पिताजी को भी नहीं पता कहां दबाया, पता है किसी को? बाहर आएगा, कहेगा ठाकुर साहब जहां कहा था, जो कहा था वही कर दिया। अब ठाकुर साहब को क्या पता क्या कर दिया? तो भाई अगर किसी को डर लगता है, कोई भाजपा कांग्रेस का गाजर अध्यक्ष हो, मूली अध्यक्ष हो, और हो सकता है उसको बेचारे को मूली गाजर बेच के खाने से मोटरसाइकिल छूट जाती है उसकी, अगर उसको वाकई में डर लगता है मान लो, तो डरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वोटिंग मशीन के सामने खड़े होके तो अपना स्वाभिमान जगा दो। वहां तो किसी को पता नहीं चलेगा दुनिया में किसको वोट दे के आए, बताओ चलेगा पता जी? अरे भाई वोटिंग मशीन के सामने जाओ, अपनी चारपाई पे बटन दबा दो, बाहर आके जिससे कुछ लिया दिया भी हो उसको कह दो हाँ जी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ उसको क्या बता? भाई राजनीति है ये, और छत्रियों ने सबसे ज्यादा राजनीति करी देश में। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि आज सिर्फ दूसरों की चटाई बिछाने के लिए हम मजबूर होना पड़ रहा है। तो आज आपने फैसला करना है, और मेरे को इन्होंने ये आदेश दिया है कि भाई आप ये तय कीजिए। तो तय तो देखिए आप ही करेंगे, पंचायत है ये, मैं इस पंचायत का एक आपकी तरह ही एक अंग हूँ, आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ, छोटा बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, तो मैं भी आपका हिस्सा हूँ। लेकिन मैं फौजी भाइयों से भी, उन्होंने फौजी भाई साहब ने भी अपने दिल की बात रखी, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रोहतक के लिए जो उन्होंने पेशकश हमारे को दी, मैं उनका बहुत दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए राजनीति और रणनीति, राजनीति एक युद्ध है, और इसमें रणनीति बनानी पड़ेगी इस युद्ध को जीतने के लिए। तो चुनाव लड़ने के लिए जो एक अनिवार्य चीज है, जो मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारत सरकार कह रही है, जो एक मुख्य जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, वो सबसे पहली जरूरत है पैसा। इस पैसे ना होने के कारण ही समाज के अच्छे लोग भी राजनीति से वंचित हो जाते हैं, और जो बेईमानी करके और गड़बड़ करके जो उल्टे सीधे तरीके से पैसे बना लेते हैं, वो लोग जो है सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। हम आपस में गालियां भी देते हैं कि यार एक कैसे दुष्ट आदमी सांसद बन गया, विधायक बन गया। लेकिन भाई मजबूरी है, अब इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जब चुनाव व्यक्ति लड़ेगा तो जो उसके कार्यकर्ता होंगे भाई वो पूरे दिन मेहनत करेंगे, तो चाय भी पिएंगे, रोटी भी खाएंगे, और पैदल तो जाओगे नहीं 100 किलोमीटर, उसके लिए गाड़ियां भी चाहिए, गाड़ियों के अंदर तेल भी चाहिए। तो ये तो युद्ध है। हमारे पूर्वज जब युद्ध लड़ते थे, महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ने में क्यों कामयाब हुए? कि भामाशाह ने उनको पैसे की हेल्प कर दी, तो तलवार खरीद ली, ढाल खरीद लिए, घोड़े खरीद लिए। तो ये भी युद्ध है। इस युद्ध के अंदर गाड़ियां भी चाहिए, बैनर भी चाहिए, पोस्टर भी चाहिए, झंडे भी चाहिए, डंडे भी चाहिए। और सरकार आज ये कह रही है कि 95 लाख रुपया लीगल है, लीगल जायज है, लीगल है 95 लाख रुपए एक लोकसभा चुनाव में खर्च करना। यानी कि 95 लाख रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये मैसेज देना है कि हम चुनाव लड़े हैं, अगर ऐसे ही है कि भाई नाम आगे लिखवा दिया और अपना 200 वोट निकल गई पांचों की, देखो इसमें वोटर की गलती नहीं है भाई। वोटर को ये पता चले कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए गाड़ी से उसके पास जाना पड़ेगा, पोस्टर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो पोस्टर तो पैसों में बनेगा, गाड़ी तो पैसों में चलेंगी, तो पैसा खर्च होएगा। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि हम एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ पर लाएं जिसके पास ईमानदारी का धन हो, चाहे वो 95 लाख ना हो, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, तो भी वो ईमानदारी का पैसा खर्च कर सकता है, जिससे कि जब हम सब उसमें मेहनत करें और वो सत्ता में आए तो वो बेईमानी करने की उसको जरूरत ना पड़े। क्योंकि बेईमानी का पैसा लगाएगा तो बेईमानी सबसे पहले करेगा कि नहीं? तो मेरे मन में, मैंने इस पंचायत से पहले
बिट्टू चौहान जी यहाँ बैठे हैं, हमारे पिता समान है नरेश चौहान जी, वो भी बैठे हैं, और भी यहाँ कई मुख्य लोग बैठे हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग। उनसे हमने बैठकर अलग अलग उस पर चर्चा की है, और हमने यही चर्चा करके उसका एक जो निष्कर्ष तो नहीं मैं बोल सकता, निष्कर्ष तो आप निकालेंगे, लेकिन शुरुआती जो है एक बात उसमें से निकल के आई, वो ये निकल के आई कि भाई हम एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाए चुनाव लड़ने के लिए जो पढ़ा लिखा हो, सामाजिक हो, और अपने ईमानदारी के पैसों से ज्यादा नहीं तो कम से कम 30, 40, 50 लाख रुपए लगाने के लिए सक्षम हो। जब वो 50 लाख रुपए लगाएगा तो हम भी अधिकार से समाज से ये प्रार्थना करेंगे कि भाई वोट के साथ साथ नोट भी चाहिए आपका। भाई वोट के साथ नोट तभी तो बोल सकते हैं जब पहले तो 2-20 खुद लगाने पड़ेंगे। अगर जो हम ये चाहेंगे कि भाई सारे आपकी जेब से ही आ जाए या मेरी जेब से ही आ जाए, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर कोई 50 लाख लगाएगा तो समाज भी 50 लाख लगाएगा। भाई आधे में समाज और आधे में व्यक्ति हो तब तो बात ठीक है। अगर बारात चलेगी तो आधा रोल दूल्हे का हो तो आधा बाराती जी खेल में, सही बात है नहीं? तो भाई अब मुझे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, या हमने जो एक सर्वे करवाया है, हम बता दें आपको, हमने एक सर्वे भी करवाया है, रोहतक लोकसभा के अंदर भी कराया है, दूसरी लोकसभाओं के अंदर भी सर्वे कराया है। हमारे हुड्डा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे पार्टी के युवा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इनकी भी बहुत इच्छा है कि ये रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़े। हुड्डा साहब का जो गांव है, कौन सा गांव है? पाली, हाँ पाली गांव है। ये राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के पदाधिकारी हैं, 5 साल से पीछे। हुड्डा साहब की भी इच्छा है। हमने जो है राकेश तंवर जी यहाँ बैठे हुए हैं, राकेश तंवर जी से भी मैं एक बार निवेदन करूंगा, वो भी एक बार खड़े हो जाए। राकेश तंवर जी से भी हमारी इस बारे में चर्चा हुई। हमारे बीच में जो है हमारे पार्षद का चुनाव लड़े थे हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कई गणमान्य लोग हैं जिनकी इच्छाएं हैं कि भाई वो चुनाव लड़े या फिर आगे समाज उनके आगे बढ़ाए तो वो तैयार हो जाएंगे। तो देखो तय तो आप कीजिएगा। मैं सभी जो हमारे यहाँ भाई हैं सबसे परिचित भी हूँ। मेरी इच्छा खुद की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे जांचे परखे भी हैं और जो सक्षम भी हैं, देखो वो तो है राकेश तंवर जी, मेरा भाई है ये हुड्डा जी, इनकी भी मन की इच्छा है। लेकिन मैं हुड्डा भाई को भी जानता हूँ, हुड्डा भाई बहुत मेहनती है, कर्मशील है, लेकिन अभी युवा होने के कारण जो है वो अभी उतना बड़ा बजट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतना बड़ा बजट का वो बंदोबस्त ना कर पाए शायद। एक राकेश तंवर जी के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, वो हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक थे। महेंद्रगढ़ से आज तक एक ही राजपूत विधायक बने हैं, वो राकेश तंवर जी के सगे दादाजी थे। तो राकेश तंवर जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है और बहुत ईमानदार और बहुत सभ्य इनके दादाजी ने अपना राजनीतिक जीवन जिया। और क्योंकि एक पुश्तैनी अच्छा परिवार होने के कारण तो एक अच्छी आर्थिक कंडीशन भी राकेश तंवर जी की है। मैंने इनसे प्रार्थना की, मैंने कहा भाई आप महेंद्रगढ़ में पैसा खर्च कर रहे हो समाज को, अगर क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये कोई जरूरत नहीं होती कि आप इधर के हो कि उधर के हो। ये जो मौजूदा सांसद है, कभी सोनीपत से सांसद रहा, कभी करनाल से रहा, कभी यहाँ से रहा। तो लोकसभा चुनाव में ये नहीं है कि भाई यहीं का ही हो तभी बात है। लोकसभा चुनाव में तो आपका विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके जब चुनाव लड़ा जाए तो जो जायज खर्चा है उसको वहन कर ले, और समाज के को उसके पर विश्वास होना चाहिए कि वो बिके ना। ये भी देखना है भाई वो बिके ना, डरे ना, क्योंकि आजकल तो ईडी और सीबीआई साथ लेके घूमती है बीजेपी, ये यूं ईडी यूं ये सीबीआई। तो ये भी देखना है। अब नरेश चौहान जी हमारे जैसे, तो हम तो भाई फक्कड़ आदमी, हम तो ना ईडी ना सीबीआई, हम तो डरते। तो जिसके पास भाई करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ है वो थोड़ा सा विचार करता ही है। समाज में कई लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है,
लेकिन वो डर जाते हैं, कहते हैं तेरी फैक्ट्री बंद करा देंगे, तेरा ये कर देंगे। तो राकेश तंवर जी से मैंने बात करी, राकेश तंवर जी ने मुझसे ये कहा कि आपके कहने से और समाज की अगर ईमानदारी से समाज लोटे में नमक डाल के मेरा साथ देने के लिए तैयार करेगा तो 50 लाख रुपया मैं चुनाव में खर्च करने के लिए तैयार हूं। 50 लाख रुपए का इन्होंने हामी भरी, और जो 50 लाख ये खर्च करेंगे तो भाई 45 लाख समाज भी दे दे तो हो जाएंगे सरकार में, ठीक है नहीं? तब तो मजबूत चुनाव लड़ोगे। देखो ये एक बीज है, बीज समझ लेना, 95 लाख का एक बीज लगा रहे हो। ये बीज लगेगा ना रोहतक में, ये नरेश चौहान जी के कारण लगेगा, और इस बीज से मुश्किल से 4 महीने के बाद, जब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, यही बीजेपी कांग्रेस आपके पैरों में डोल जाएगी और कम से कम 10 टिकट देगी आपको। देगी कि नहीं बताओ? देगी। लेकिन ऐसे नहीं देगी कि हम गुस्सा हैं, हम नाराज हैं। इनकी पूंछ पकड़ के खींचनी पड़ेगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी आ जाओ लाइन पर। इनके सामने चुनाव लड़ना पड़ेगा डंके की चोट पर, और चुनाव लड़के अपनी गिनती करानी पड़ेगी, चाहे हार हो चाहे जीत हो। राणा रतन सिंह की सेना की तरह अपनी गिनती करानी पड़ेगी। हमें 25,000, हमें 50,000। तो अगर आप आज लोकतंत्र का साका करने के लिए तैयार हो, भाई राजतंत्र में साका में तो गर्दन कटती थी, लोकतंत्र के साके में कुछ नहीं कटता, लेकिन स्वाभिमान बढ़ता है। तो अगर लोकतंत्र का साका करने के लिए आप तैयार हो, तो मैं फिर पुनः निवेदन राकेश तंवर जी से करूंगा कि भाई आप अपने जो ईमानदारी मेहनत की जो आपकी कमाई है, उसमें से समाज के नाम पे 50 लाख समझो कुएं में डाल दो तो डाल देंगे, हमारे कहने से डाल देंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ इनका साथ देने के लिए तैयार हो, और अगर कोई ऐसी भाई पेट में कोई भेद छुपा है, या फिर उस परवर्ती के हैं कि भाई मां पद्मावती को दे दो और कोई बात नहीं, जान बचा लो भाई। अगर उस परवर्ती के राजपूत यहाँ बैठे हैं तो भाई क्यों अपने किसी भाई के नुकसान करते हो, क्यों उसको डुबाते हो, हमारा भी समय खराब करते हो, और जो कुछ और यहाँ ईमानदार लोग बैठे हैं उनका भी कीमती समय खराब हो। आज ये पहली पंचायत मैंने देखी हरियाणा में, मैंने 1000 पंचायतों में गया हूँ। पहली पंचायत राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो ये आम बात है, पहली पंचायत मैंने देखी है जिसमें हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैंने इससे पहले किसी पंचायत में अपनी माँ बहनों को बैठे नहीं देखा। तो हमारी माताओं बहनें भी बैठी हैं, इनके में स्वाभिमान और सम्मान की बात है। तो यहाँ पे अगर इस प्रवृत्ति के बैठे हैं कि भाई माँ बहन के इज्जत का कोई सवाल नहीं है और बुजुर्गों के कोई सम्मान की कोई चिंता नहीं है, तब तो देखो बात बनेगी नहीं। और अगर आप इस पे सहमति करते हो और मन से सहमति करते हो, तो आज से और अभी से बिगुल बजा देंगे, और 25 मई तक एक भी दिन हम में से कोई रुकेगा नहीं। और 25 मई को पूरा डंके की चोट पे अपने बटन दबा के, और जब रिजल्ट आएगा, जितना भी जो भी रिजल्ट आएगा, हम चाहे जीते चाहे हारे, हम चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। हमारे बाबूजी ने पूरा समीकरण बता दिया। आज 36 बिरादरी इस बात का इंतजार कर रही है कि क्षत्रिय जो है आगे झंडा लेके तो चले। ये तो वो कौम है जो हमेशा सबके अधिकारों के लिए अपना जीवन तक बिता कुर्बान कर दिया। तो 36 बिरादरी आपके साथ आएगी अगर आप अपना झंडा, अपना प्रत्याशी आगे लेके चलने के लिए तैयार हो। अरे गांव में आपकी बात कौन नहीं मानेगा बताओ आप। आपके यहाँ पे कम से कम 70-80 गांव हैं। अगर 70-80 गांव के वोट भी निकाल लोगे तो कम से कम 5 लाख वोट बैठेंगे। अगर आपने सारे के सारे गांव की वोट निकाल ली तो किसी दूसरे जो समाज का, हमारे गांव में जो दूसरे अन्य समाज का हमारा भाई है, वो भी तो हमारा भाई है, उसको भी आप जो है प्यार से समझाओगे कि भाई इस बार अपने को वोट दे ले। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये जो चारपाई है, इस चारपाई पे 36 बिरादरी को बैठाएंगे और सबका अधिकारों की रक्षा करेंगे, सबके सम्मान की रक्षा करेंगे। तो मैं अपने आदरणीय पिता समान नरेश चौहान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना निर्णय दे, अपना आदेश दे। अगर उनसे पहले कोई अपनी बात रखना चाहता है, हमने अपनी बात रख दी है। कोई भी बात
इसमें कोई भी वो नहीं है, ये पंचायत है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया, बिना 1 करोड़ के चुनाव लड़ने का वो है, फिर मतलब टाइम पास वाली बात। तो टाइम तो पास करेगा नहीं क्षत्रिय समाज के, तो मजबूती से लड़ेंगे हम, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे आदरणीय भाई साहब अपनी बात रखेंगे। भाई पूरे समाज को जगदीश झज्जर की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं 2 ही बात आज के कार्यक्रम के तो नारे लगवाऊंगा। भाई शेर सिंह राणा जी वह सर्व समाज से आए हमारे बीच में प्रबुद्ध व्यक्तियों, वह मेरी मातृशक्ति, वह मेरे युवा साथियों, आप सभी का इस खुलाना की पावन धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले भाई शेर सिंह राणा के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अतीत से सवाल नहीं होते, अतीत से सवाल नहीं होते, अतीत खुद जवाब होता है। अतीत से सवाल नहीं होते, अतीत खुद जवाब होता है। चिरागों की तरह चलाना पड़ता है दोस्तों, महज अंगूठियां बीचने से इंकलाब नहीं होते। तो भाई शेर सिंह राणा ने इस धरती पर जन्म लेने के बाद अपनी जवानी अपने राष्ट्र को, अपने हिंदू राष्ट्र को समर्पित की है, ये छोटी बात नहीं है। मेरे भाइयों, वो शख्स आपके बीच में बैठे हैं, भाई शेर सिंह राणा, जो तिहाड़ जेल को तोड़ के अपने पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राट की अस्थियों को बाइज्जत अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में लेके गंगा में अर्पित करने वाले शख्स आपके बीच में बैठे हैं। तो उनको नतमस्तक करता है पूरा हिंदुस्तान और 36 बरादरी। मेरे छत्री भाइयों, आप कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि हम अकेले हैं, आपके पीछे ये 36 बरादरी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इन 36 बरादरियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने खून से इनको बचाने के लिए अपने सर काम करवाए हैं। तो 36 बरादरी का भाईचारा आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरे साथियों, भाई शेर सिंह राणा ने ये पार्टी का गठन किया है इस सर्व समाज के दम पर। तो सर्व समाज से मेरा निवेदन है कि भाई आज जो समय है वो लोकतंत्र का समय है, वोट की मार का समय है। जिस सरकार को इस 36 बरादरी ने और राजपूत समाज ने 90-95% वोट दिया है, उस सरकार ने हमारे साथ हमेशा भेदभाव किया है, हमको नीचा दिखाने का काम किया है। तो मेरे साथियों, एक पढ़ लो और एक आगाज करो कि ये सरकार का तख्ता पलटने का काम करो और अपना झंडा और अपना डंडा आपके पास है, एकजुट होके सर्व समाज उसके साथ खड़ा हो। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का समय है, हम पहचान एक वोट से करा सकते हैं, एक वोट से पहचान करा सकते हैं। पर आप लोग जब वोट का समय आता है तो कोई किसी ताल्लुकात के बन जाता है, कोई किसी के समर्थन में चला जाता है और सर्व समाज आपका भरोसा खो देता है। सर्व समाज चाहता है कि छतरी बंधुओ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि कभी ऋण जिन्होंने दिया है, छतरी बंधुओं ने जो समाज को अपने प्राणों की आहुति दी है, 36 बरादरी उनको भूल नहीं रही है, उनके और वो आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। बस आप आगे बढ़ो और समानता का एक दिन बढ़ाते चलो, सर्व समाज आपका साथ देगा। और मैं भाई शेर सिंह राणा से कहना चाहूंगा कि भाई आप आगे बढ़ते रहो, ये सर्व समाज 36 बरादरी आपके साथ है, हमारा भाईचारा मजबूत है, 36 बरादरी और हम सब एक है। आज से पहले आपने सुना होगा, इस सरकार की अगुवाई के बाद जिस दिन से सरकार आई उस दिन से जातियों में बांटना शुरू कर दिया इस सरकार ने।
को आप महसूस करो, आप समझो और गुलामी छोड़ो और अपनी वोट की ताकत से मार करो। मेरे साथियों, आज वोट का जमाना है। हर जगह इस सरकार ने अपने भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। कोई समाज आपका विरोधी नहीं है, ये सरकार आपस में पाड़ने का काम करती है। तो इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं एक ही बात लास्ट में हम विचार खत्म करना चाहता हूं कि मेरे सर्व समाज के बंधुओं, आपके बीच में जो शख्स बैठे हैं, उन्होंने इस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए लास्ट सम्राट हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हुए, उनकी अस्थियां पाकिस्तान अफगानिस्तान से लाने की कोई सोच भी नहीं सकता। और तिहाड़ जेल के अंदर उस टाइम ये मौजूद थे। तिहाड़ जेल के अंदर बड़े बड़े टेररिस्ट भी थे उस टाइम। उन्होंने बहुत सी इनको ऐसे शब्द कहे जो इनको पीड़ा दी कि भाई तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान में उनको अपमानित किया जाता है। तो इनके वो चीज बड़ी, इन्होंने अपने दिमाग और सूझबूझ से तिहाड़ जेल को, इनकी तिहाड़ जेल जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेल है, उसको तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाके अपने गंगा माता में अर्पित की। तो इससे बड़ा पुण्य और बहादुरी का काम नहीं हो सकता। ये शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे साथियों। और ऐसे शख्स जब समाज की, सर्व समाज की अगुवाई करे तो सुनिश्चित वो रास्ता सफलता का है। जय हिंद, जय भारत। जिला झज्जर के नवाब, अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, तो उस वक्त हमारे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। और उस लड़ाई में क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, वो बंदी बनाए गए। उनको बंदी बनाने के साथ साथ उनके दो नाबालिग बच्चों को भी बंदी बना करके तीनों को दिल्ली लाल किले के सामने ले जाएगा। और उनको लालच दिया गया कि आप हमारे साथ समझौता कर लो, आपको ऐसा आराम मिलेगा, राजपाट मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको फांसी दी जाएगी। आपको फांसी देने के साथ साथ आपके दोनों नाबालिग बच्चों को भी फांसी दी जाएगी। तब हमारे झज्जर के अंतिम नवाब ने गर्दन हिलाते हुए ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान के साथ, भारत माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे को फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, मेरे नाबालिग बच्चों को फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, लेकिन मैं भारत माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसी का परिणाम था कि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। दिल्ली के लाल किले के सामने उन्हें फांसी दी गई। इसी वजह से झज्जर को ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, इस ऐतिहासिक, इस पावन धरती पर जो भी निर्णय ले वो एक इतिहास रचे, ऐसा निर्णय लेकर के जहाँ से उठे। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है। उसके साथ साथ मेरे अंदर एक पीड़ा है। हम संख्या में ज्यादा है या कम है ये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मायने विचार रखते हैं। एक केंद्रीय मंत्री, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, एक केंद्रीय मंत्री था जो आजकल राजकोट गुजरात से किसी पार्टी का उम्मीदवार है, उसने इस हिंदुस्तान पे करोड़ों राजपूतों की बहन बेटियों का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने जो आपत्तिजनक, अपमानजनक जो शब्द यूज किए राजकोट की जनसभा में, उनके केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मौन है। हमारे हिसाब से तो हो सकता है कि केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है, उनके इशारे पर उन्होंने राजपूत समाज को अपमानित करने का काम किया है। हो सकता है वो अपमान करे, लेकिन ये क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से हमारे दिवंगत सुखदेव सिंह गोकामेडी ने राजस्थान की भूमि से उस भंसाली को सबक सिखाया था, इसी तरह से मैं गुजारिश करता हूँ गुजरात के क्षत्रिय भाइयों से कि आप उसको भी, उस रूपाली को भी सबक सिखाए। अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो इस ऐतिहासिक जगह से हम आज यहाँ से उद्घोष करते हैं कि जिस दिन ये दिल्ली की सड़कों पर आएगा, इसको उसकी भाषा
अपमानित करने का काम करे हैं, जिस तरह से करोड़ों राजपूत की बहन बेटियों के साथ अपमानित करने का काम किया है। ज्यादा मैं समय न लेते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ और फिर आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि इस ऐतिहासिक भूमि से आप जब भी उठे, एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के उठे और एक क्रांति का बिगुल बजा करके उठे। उस क्रांति के आगाज एक हमारे सामने सूरज कहें या चांद कहें, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक भाई शेर सिंह राणा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी अगुवाई में एक अच्छा निर्णय ले, एक संघर्ष का तन मन धन जो भी है आज से भाई के ऊपर न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर सिंह जी साहब। अभी हमारे विशेष सहयोगी और राजपा के कर्णधार जब से 2017 से इस मुहिम में हम रहे हैं, हमारे साथ बिट्टू चौहान मूल रूप से हरसरू से ताल्लुकात रखते हैं और वो राकेश जी को अपने आशीर्वाद के रूप में 1 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र सिंह चौहान, ये देखिए समाज की पीड़ा का भाव इसे कहते हैं। नरेंद्र सिंह चौहान किचाराउत से वो राकेश जी को चुनाव में लड़ने के लिए जिस राशि का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते उतनी राशि अपने नेक कमाई में से देने की घोषणा करते हैं। 2,51,000 रुपए। चौहान साहब के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत साधुवाद। और हम राकेश जी से गुजारिश करेंगे कि एक एक अन्न, एक एक पैसा ये समाज का है और आप ऋणी रहेंगे। कड़ी में हमारे यहाँ पे भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमें रास्ता दिखलाने वाले शेर सिंह जी राणा जैसे व्यक्तित्व की कमी है। अभी हमारे बीच में लुहारी से हमारे बड़े भाई मुकेश नंबरदार जी हमारे बीच में है, राजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। वो अपनी नेक कमाई में से 2 लाख रुपए राकेश जी को देने की घोषणा करते हैं। मुकेश जी नंबरदार साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम के विशेष सहयोगी हमारे युवा साथी और सबसे ज्यादा कर्मठ और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लुहारी गांव से ताल्लुकात रखने वाले परवीन चौहान जी भी हमारे बीच में आए हैं और वो भी राकेश जी को 51,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। परवीन चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी तरफ से परमानेंट ड्राइवर के साथ पूरे चुनाव में साथ रहेगी राकेश तंवर जी के साथ। दूसरी बात, नवीन कुलाना से है, अपने बहुत ही अजीज भाई है नवीन कुलाना। मैंने इनको बोला खुद अपने मुंह से घोषणा करो, इन्होंने बोला नहीं भाई आप कर दो। ये 2019 से शेर सिंह राणा जी के जब से अपना घर अपना झंडे की मुहिम हरियाणा और पूरे देश में चलाई है, उस दिन से यात्रा से लेके और आज तक शेर सिंह भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज में अपना पूर्ण योगदान इस भाई ने दिया है। और आज भी इस चुनावी प्रक्रिया में 31,000 रुपए का योगदान भाई राकेश तंवर जी के लिए ये दे रहे हैं और अपना कीमती समय 2 महीने के लिए पूरा कीमती समय पार्टी को ये देंगे, ऐसा इन्होंने अपनी घोषणा में बताया है। अब मैं परमार साहब से कहूंगा इसको आगे। परमार जी सरसा घोगरा से हैं और संदीप परमार जी भी हमारी भामाशाह की उस कड़ी में शामिल हुए हैं और ये अपनी तरफ से 51,000 रुपए राकेश जी को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए संदीप परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाह सरपंच साहब, ये बिल्कुल आप मान के चलना टोकन है आपका। अभी आपका एग्रीमेंट और रजिस्ट्री होनी बाकी है। आप खुद समझदार हैं, हमारी कलम चलेगी। चलो अभी नुसरत खान आपके बीच आ रहे हैं। संजय परमार जो सावर से ताल्लुकात रखता है और रेवाड़ी में रहते हैं, इन्होंने भी रोहतक लोकसभा प्रत्याशी को अपनी निजी कमाई में से 11,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। संजय परमार का बहुत बहुत। डॉक्टर साहब हमारे कासन गांव से हैं, 21,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और आप हमारी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब जी 21,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। कानून के ज्ञाता को मेरा बहुत बहुत साधुवाद।
हमारे भांजे जय भगवान चौहान रतनफल बास से 21,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। बाकी बाद में लेंगे आपसे। अभी मैं सत्यपाल सिसोदिया जी को माइक दे रहा हूं। सत्यपाल सिसोदिया जी। सभी को आज की सरदारी को मेरा नमस्कार। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया भाई शेर सिंह राणा जी का एक छोटा सा सिपाही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। भाई साहब का बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। राकेश भाई जी हमारे साथी हैं और आज इनकी रोहतक हरियाणा लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने पर इनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं भाई को। और आप लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं आज इस पंचायत में भाई साहब को 11,000 रुपए की राशि भी अपनी तरफ से मैं इन्हें दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुंवर शिव कुमार जी, इन्होंने भी अपनी नेक कमाई में से 51,000 रुपए राकेश जी को देने की घोषणा करी है। शिव कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर रामवीर जी थानेदार, जिनके शब्दों ने हमें ओत-प्रोत कर दिया था, रतनफल बास से ताल्लुकात रखते हैं। ठाकुर साहब अपने आशीर्वाद के रूप में राकेश जी को 51,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तंवर जी 11,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। विजय तंवर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये हमेशा से अपने समाज और अपनी पार्टी में सक्रियता निभाते हैं। पहले इन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा घोषणी क्षेत्र से, एमएलए का, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। 11,000 रुपए के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, तो आप सब लोग पवित्र भाव से उनका साथ देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आप भी जानते हैं कि पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, तो आप सब लोग पवित्र भाव से उनका साथ देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और इस स्थान के अधिष्ठाता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के आंगन में हम सब महापंचायत के रूप में इकट्ठे हुए, मैं पृथ्वीराज चौहान के चरणों में शीश रखते हुए पृथ्वीराज चौहान के सभी वंशजों, इस महापंचायत में आए दूर दराज से यारे प्यारे 36 बिरादरी के गणमान्य प्रमुख और पंच पटेल, साथ में हमारी मातृशक्ति, जो आप इतनी तन्मयता से और इसी गर्मी में और इसी लाम इतनी मात्र है माननीय अध्यक्ष जी, रुपया मिल जाए आदमी को नहीं मिल जाए। अपन सारे खेतीदार किसान आदमी है, फसल कुड़ी खड़ी है, सिरसों कुड़ी खड़ी, गेहूं खड़े खड़े, रुपये मिल जाए आदमी को नहीं मिल रहे, फसल सबकी कुड़ी खड़ी। फिर भी इतनी भारी संख्या में आप इस महापंचायत में अपना कीमती समय छोड़ के पहुंचे। सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचे सभी वन्य और सम्मानित साथियों का दिल की गहराइयों से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की पंचायत की अध्यक्षता करे हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष राव नरेश सिंह चौहान साहब और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श और उच्च प्रेरणा के स्रोत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रतिशोध के प्रतिकार के रूप में जाना जाता है। अपने झंडे और अपने झंडे महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलने वाले स्वाभिमानी माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब, आपका मैं हरियाणा की हमारी इस कुलाना की धरा पर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब, और आज की इस पूरी महापंचायत ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया, पूरी पंचायत ने इसका समर्थन किया। मैं राकेश तंवर आपसे वादा करता हूं, मेरी उम्र अभी करीब 42-43 साल है और अगले 30 वर्ष यदि मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हुई, कोई गोली कांड या एक्सीडेंट ना हुआ, तो जो आज आपने मुझ पर विश्वास जताया है, आपने महापंचायत में करीब 100 गांवों की इस पंचायत में मुझ जैसे अनुज भारत पे विश्वास और भरोसा आपने जताया है। मैं मां भवानी
की सौगंध खाके कहता हूँ कि अगले 30 साल तक। देखिए आपके सामने आज 75 साल हो गए। 75 साल से जिस राजपूत समाज की 8% की आबादी है पूरे हरियाणा में, उसको किसी ने इस लायक नहीं समझा कि एक टिकट दे देते और लोकसभा में बैठाने का काम कर देते। 75 साल से आज तक, जब से हरियाणा बना है, जब से देश बना है, एक भी राजपूत व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनके या राज्यसभा का सदस्य बनके हरियाणा से किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा। तो ये अन्याय है। हमने भी वोट दिया है, समाज ने वोट दिया है। 8% का वोट कम नहीं होता। कभी कांग्रेस को दिया है, कभी भाजपा को दिया है, किसी ने भी इस लायक नहीं समझा। तो आज समाज जो है इस बात के लिए मजबूर हो गया है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों को जो है सबक सिखाया जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में जो है ये हमारे साथ भेदभाव करते हुए 1000 बार सोचें। आपकी पार्टी हरियाणा में इनेलो के साथ चुनाव लड़ रही है, तो कितनी सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर आरजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, इनेलो से हमारी 2 बातचीत हो चुकी है, क्योंकि ये जो रोहतक का प्रत्याशी है ये समाज ने तय किया है। तो समाज किसी भी पार्टी से बड़ा होता है। समाज इनेलो और राजपा से बड़ा है, क्योंकि समाज ने तय कर दिया है। तो रोहतक लोकसभा तो लड़ी ही जाएगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ये लड़ेगा ही रोहतक लोकसभा, क्योंकि इसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, सब समाज से बंधे हुए हैं और समाज ही पार्टी बनाने वाला है, समाज ही आगे बढ़ाने वाला है। तो इनेलो के साथ मिलकर कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन रोहतक लोकसभा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राकेश तंवर जी को प्रत्याशी के रूप में लड़वाएगी। ये बात समाज ने आज तय कर दी है और ये निश्चित है। देखो, आज महापंचायत में राजपूत समाज के नेतृत्व में बुलाई गई थी, जिसमें 36 बिरादरी शामिल थी और आप देख भी रहे थे 36 बिरादरी के भाई यहाँ थे। किसान संगठन और सैनिक संगठन के लोगों ने भी यहाँ आके हमारे को समर्थन दिया है। मैं उन सभी सामाजिक संगठनों, किसान संगठन या सैनिक संगठन 36 बिरादरी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आके सर्वसम्मति से हमें यहाँ चुना और अपना भरोसा दिखाया। इसकी क्या रहेगी सामाजिक समरसता को जोड़ने के लिए आपका क्या एंगल लेके चलेंगे? ये मैं बताऊंगा, ये तो कैंडिडेट है। 2019 में मेहंदीगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो मेहंदीगढ़ विधानसभा के चुनाव में सभी बिरादरी धर्मों के लोग हमारे साथ थे और हम ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नौसिखिए हैं या बच्चों की तरह या बचकाना कोई हरकत कर देंगे। हमने हरियाणा में जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्षत्रिय समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, लाठीचार्ज, मुकदमे दर्ज, इतिहास चोरी जैसे मुद्दे, तो सभी आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन किसी अन्य समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी अन्य समाज के बारे में कोई हल्की लैंग्वेज हो या रफ लैंग्वेज हो या ऐसी कोई भी शब्दावली या ऐसा कोई भी कार्य हमारे जरिए नहीं किया गया है, न ही हमारे कार्यकर्ता फॉलोअर्स के जरिए किया गया कि समाज में सामाजिक भाईचारा घटे। बल्कि हमने 36 बिरादरी से आह्वान किया है कि सभी आंदोलनों में